देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंड्रिकल वायर आप समझ लीजिए, एक सिलेंड्रिकल वायर है और इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। इसके एक एंड से मैंने फोर्स लगाया F, इसका मास है m, एरिया है a, लेंथ है l, यंग मॉडुलस है गामा फॉर ऑफ अ वायर, ये वायर का इंफॉर्मेशन है। वायर ऑफ मास m, एरिया a, क्रॉस सेक्शन एरिया a, लेंथ इसका है l एंड यंग मॉडुलस इसका गामा। एक तरफ से फोर्स मैंने लगाया है F। then find elongation in wire। ये वाला सवाल जो है तो आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। अगर ये सवाल एनएलएम में होता और ये सवाल रोटेशनल मोशन में होता तो ये सवाल कैसा होता? एनएलएम में अगर ये सवाल होता तो आपसे पता है क्या पूछते कि अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F तो इस पॉइंट पे टेंशन बताओ क्या होगा। आपको याद है ना, आपने ऐसे सवाल करा, एक रॉड है, मैसिव रॉड है, मासिव रॉड है, मासिव रोप है, उसको F फोर्स लगा के अगर मैं खींचता हूं तो यहां से 2 मीटर या Ly 4 मीटर या Ly 5 मीटर पे टेंशन कितना होगा ये बताओ। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए रोटेशनल मोशन में सवाल क्या होता है? रोटेशनल मोशन में सवाल होता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं फोर्स लगा के ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूम सकता है, मैं फोर्स लगाऊं तो कितने एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट करेगा, या इस तरह के सवाल होते हैं रोटेशनल मोशन में। सॉलिड में सवाल क्या है कि मैं इसको खींचूंगा तो ये कितना इलॉन्गेट हो जाएगा। एनएलएम में और रोटेशनल मोशन में इसको अपन रिजिड बॉडी मान के चलते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब है कि एक पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स होगी, रिजिड बॉडी जो रोटेशनल और एनएलएम में माना था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉडी है वो रिजिड नहीं है, वो इलास्टिक है। अगर आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसमें एलोंगेशन डेवलप होगा, उस एलोंगेशन की अपने को वैल्यू निकालनी है, राइट। तो क्या ये जो फोर्स लगाऊंगा ये फोर्स इसमें इतना स्ट्रेस डेवलप कर देगा? नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, यहाँ पे समझना, अगर मान लो सेम वायर लेता हूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, मास m है, लेंथ l है, यंग मॉडुलस है गामा, दोनों तरफ फोर्स लगा दूं तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों तरफ जो मैंने फोर्स लगाया सेम मोमेंट में लगाया है। तो इसमें एलोंगेशन बताइए क्या होगा? तो हुक्स लॉ यूज करेंगे, F/A इज इक्वल टू गामा डेल्टा L/L। ठीक है बेटा, तो यहाँ से डेल्टा L क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा L आ जाएगा आपका FL/गामा L, ये हो जाएगा आंसर। ये आ गया इलॉन्गेशन। वायर में जो इलॉन्गेशन होगा, जिसके जो लेंथ में चेंज आएगा वो ये आ जाएगा FL/गामा L। ये आंसर आ गया। इस सवाल में क्या कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया और मैंने एक ही एंड से फोर्स लगाया। अगर मैं ये फोर्स F लगाता हूं ये तो एक्सीलरेट कर जाएगा और इसका बेटा एक्सीलरेशन होगा F/m, नेट फोर्स बटा नेट मास, इसका एक्सीलरेशन होगा। मतलब ये एक्सीलरेट करते हुए जाएगा। ये इक्विलिब्रियम में है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, विटॉप नहीं लगा। अगर जितना फोर्स मैंने इधर से लगाया उतना ही फोर्स मैंने इधर से लगाया है तो इसमें नेट फोर्स हो गया 0, मतलब नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। नेट एक्सीलरेशन 0 हो गया, हेंस हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्ट्रेन। तो यहां से इलॉन्गेशन हमने निकाला। लेकिन यहां भी इलॉन्गेशन अपन कैसे निकालें? क्या ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर जाएगा? हां साहब, पीछे से कोई फोर्स लगाया नहीं मैंने, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर जाएगा तो इसमें इलॉन्गेशन कितना होगा? कैसे बताएंगे इसमें इलॉन्गेशन? क्या इसमें इलॉन्गेशन 0 होगा? ज्यादातर बच्चों का जवाब होता है ये इलॉन्गेशन तब होगा ना जब दोनों तरफ से पीछे खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे, या फिर एक ही तरफ से खींच रहे तो ये एक्सीलरेट हो जाएगा, इसमें कोई इलॉन्गेशन नहीं होगा। इमेजिन करो, मान लो मैंने तुम्हें एकदम स्मूथ सरफेस पे तुम लेट गए और तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं खींचता हूं तो तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मान लो ये में तो नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं, मैं इसको खींचूंगा, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी रख के हाथ का टुकड़ा हो तो यहां पे खींचूंगा तो ये जब एक्सीलरेट होगा तो यहां पे टेंशन कुछ ना कुछ तो होगा, उस टेंशन की वजह से स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस डेवलप होगा उसकी वजह से वहां पे। ठीक है ना? तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। अगर मैं इस एंड से किसी x डिस्टेंस पे जाके वहां पे dx मोटाई का हिस्सा काट लेता हूं और इस x डिस्टेंस पर टेंशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो आपने एरिया में पढ़ा हुआ है कि अगर यहां तक का टेंशन चाहिए, इस पूरे यहां से लेके यहां तक की बॉडी का एफबीडी बनाओ और आगे की तरफ इस पे टेंशन मान लो, ठीक, पीछे से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो इसका बेटा एफबीडी बनाओगे, यहां से यहां तक का एफबीडी बनाओगे बेटा, तो इसका मास हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, L लेंथ का मास m है, तो ये हो जाएगा आपका मास पर यूनिट लेंथ m/l, और यहां से यहां x लेंथ का मास हो जाएगा m/l * x।
ठीक है ना। इस मास को आई की तरफ एक फोर्स लग रहा है टी, यहाँ पे टेंशन कितना डेवलप होगा टी, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इसी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, क्योंकि पूरी रॉड तो इसी एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। तो टी का वैल्यू लिख सकते हैं अपन, फोर्स इज इक्वल टू मास, मास आपका ये रहा m बाई l इंटू x, ये हो गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ये रहा f बाई m से m कैंसिल होगा, टेंशन हो जाएगा बेटा f बाई l इंटू x। तो यहाँ इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जो आई है वो आई है f बाई l इंटू x। मतलब अगर मैं x को कम करूं तो इधर टेंशन कम होगा, और यहाँ पे x बढ़ाता जाऊं तो टेंशन सब बढ़ता जाएगा। यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा, देखो यहाँ से तुमने x मेजर करा है, अगर x बराबर l रख दो, पूरे रॉड की लेंथ रख दो, तो यहाँ पे टेंशन कितना होना चाहिए f के बराबर, क्योंकि f फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो x को l रखोगे तो टेंशन f के बराबर आना चाहिए। देखो x को l रखोगे, l से l कटेगा, टेंशन f के बराबर आ गया। और अगर तुम इस पॉइंट पे टेंशन निकालोगे, इस पॉइंट पे डालने चाहिए टेंशन 0, क्योंकि पूरी रॉड चल रही है, यहाँ पे पीछे तो कोई मास है नहीं, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लगा है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होना चाहिए 0, तो x को 0 रखने से टेंशन 0 आएगा। देखो x को 0 रखने से टेंशन 0 आएगा, समझ में आ गया। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो x पे डिपेंडेंट है, मतलब आगे जाऊंगा तो टेंशन बढ़ेगा, पीछे आऊंगा तो टेंशन घटेगा। अलग अलग जगह पे टेंशन अलग अलग है, तो अलग अलग जगह पे अगर टेंशन अलग अलग है तो अलग अलग जगह पे स्ट्रेस भी अलग होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो स्ट्रेस जो तुम लिखोगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन एरिया, और ये रहा फोर्स m fx बाई l इंटू a, ये होगा स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस की वजह से ये x लेंथ पे स्ट्रेस है, हर जगह स्ट्रेस अलग अलग होगा, तो इस छोटे से लेंथ में इस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन कितना होगा, तो अपन हुक्स लॉ यूज करेंगे, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये छोटे से dx मोटाई में अगर स्ट्रेन मान लो और छोटा dl होता है, तो इसको लिखेंगे स्ट्रेस। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस मतलब fx by la, ये रहा स्ट्रेस, इज इक्वल टू गामा इनटू स्ट्रेन। छोटे से dx लेंथ पे वो टेंशन मैंने देखा, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन देखा, इसमें dx मोटाई में जितना स्ट्रेन होगा वो अपन लिखते हैं, उसको मान लेते हैं dA। इस dx मोटाई में और इनफाइनाइटली स्मॉल जो स्ट्रेन है वो मान लीजिए dA। इसको इस तरफ ले आइए, तो dl इज इक्वल टू हो जाएगा f बाई la गामा, ठीक है भाई, f बाई la गामा इंटू x इंटू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए। 0 से l, x की वैल्यू पूरे में आपको यहां से 0 से लेके l तक आपको स्ट्रेन निकालना है, इलॉन्गेशन निकालना है, तो 0 से l, और ये हो जाएगा आपको 0 से कुछ l फाइनल तक जो स्ट्रेन टोटल निकालेंगे, या l इनिशियल से l फाइनल मतलब कितना स्ट्रेन टोटल हुआ, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा l, इलॉन्गेशन टोटल कितना हुआ, ये जाएगा डेल्टा l, अरे भाई dl का इंटीग्रेशन l, और इनिशियल से फाइनल रख देंगे डेल्टा l इज इक्वल टू, देखिए f l a गामा x into dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या रखेंगे आप 0 से l तक, तो ये जो आपका इलॉन्गेशन आएगा डेल्टा l इज इक्वल टू होगा f l स्क्वायर, नीचे l से l कटेगा, f l बाई 2a गामा, ये आया भाई जवाब। कई बार बच्चे इस तरह का सवाल जब एग्जाम में आता है तो सीधा सीधा 0 पे टिक करते हैं। 0 इसलिए टिक करते हैं कि सर जब भी आपने इलॉन्गेशन पढ़ाया था तो रॉड का एक हिस्सा फिक्स किया था, और यहाँ पे रॉड के दूसरे एंड पे फोर्स इधर लगाया था, आपने इधर लगाया था, ये रेस्ट में था, या आपने दोनों एंड पे फोर्स इस तरीके से लगाया था जिसको आपने बोला था टेंसाइल स्ट्रेस, या आपने फोर्स इस कंडीशन में लगाया था जिसको आपने बोला था कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट, बहुत बढ़िया, ये सर आपने पढ़ाया था। हाँ भाई मैंने बिल्कुल यही पढ़ाया था, तो सारे ही केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, जिस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाएगा, और एक्सेलरेट कर जाएगा तो आप स्ट्रेस निकालने के लिए एक्सटर्नल फोर्स के बराबर एफ नहीं ले सकते हैं। स्ट्रेस निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा कि हर पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो नेट छोटे से लेंथ dx लेंथ में छोटा सा इलॉन्गेशन dl था, तो पूरे लेंथ में टोटल इलॉन्गेशन कुछ डेल्टा या l हो जाएगा, उसकी वैल्यू आएगी fl बटा 2a गामा, ठीक है। अब दोनों एंड पे फोर्स लगाया तो fl बाई a गामा आया था, दोनों एंड पे पीछे से ऐसे फोर्स लगाया और ऐसे फोर्स लगाया तो क्या आया था fl बाई गामा a, और एक ही एंड पे फोर्स लगाया था तो ये था fl बाई 2a गामा, मतलब इसके कंपेयर में आधा आया है, ठीक है। तो एक जनरलाइज्ड फार्मूला ऐसे डेवलप कर सकते हैं जो बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा प्लीज। एक जनरलाइज्ड फार्मूला ऐसा है आप डिराइव कर सकते हैं। मान लो कि ये रॉड है, इसका मास है m, लेंथ है l, एरिया है a, या मॉडुलस है, और इस पे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F1,
और इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दिया F2। ठीक है बेटा, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है F1 और इस तरफ मैंने फोर्स लगाया है F2, राइट। अब मुझे निकालना है कि इसमें टोटल इलोंगेशन कितना होगा। तो ध्यान से सुनना, अगर ये F और F था दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो जिस तरह इस तरीके से है, तो रिजल्ट आया था FL बाई गामा, मतलब यहाँ पे एक ही F आया था जो दोनों तरफ फोर्स लगाता था। तो क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा L बाई L स्ट्रेन इनटू गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूँ F1 बाई F2 बटा 2 इनटू 1/. तो यहां से जो इलोंगेशन आएगा डेल्टा L इज इक्वल टू वो होगा L, गामा नीचे आ जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 बाई 2 इनटू, देखिए बेटा ये ऊपर जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो ये होगा L बटा A गामा। ये इलोंगेशन का फॉर्मूला होगा, और ये इलोंगेशन का फॉर्मूला आप अच्छे से रख लीजिए। या अगर आपको स्ट्रेस निकालना हो तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा, देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्ट्रेन, ये तो हुक्स लॉ है। ये जो मैंने सर्कल पे लिखा है ये स्ट्रेस है, और ये आपका है डेल्टा L इलोंगेशन, चेंज इन लेंथ ऑफ अ रॉड, चेंज इन लेंथ ऑफ अ रॉड, और डेल्टा L बाई ये हो जाता है आपका स्ट्रेन, राइट। तो अब सुनना ढंग से, तो सर ये फॉर्मूला आपने कैसे लिख दिया? ये फॉर्मूला मैंने आपको कैलकुलेशन से बचाने के लिए लिखा है। हर बार आप इंटीग्रेशन में तो नहीं भूल जाओगे। देखो एक तरफ तो मैंने फोर्स लगाई नहीं, एक ही तरफ फोर्स लगाया है, उसी एक तरफ F फोर्स के कांसेप्ट से इंटीग्रेशन करने में यहां से यहां तक मेरा समय खर्च हुआ, कैलकुलेशन करना पड़ा, बहुत टाइम लगा। अब मुझे मान लो यहाँ पे मैं 4F लगा दूं, इधर 3F लगा दूं, तो फिर तो तुम एक डिस्टेंस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालते रह जाओगे, टोटल इलोंगेशन कई बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उससे इस कंप्लीट कैलकुलेशन से बचाने के लिए मैंने 4 सवाल सॉल्व किए, और उस 4 सवाल में जो रिजल्ट आ रहा था उसको मैंने मैच करके देखा, तो एक सिमेट्री पे बेस्ड था। उस सिमेट्री को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। कैसे? तो देखो ऐसे, इधर F इधर F, तो देखो F1 के जगह पे क्या है F, F2 के जगह पे भी क्या है F, तो दोनों पे FF रखो, आंसर यही आ जाएगा। रखो फटाफट F और F, बताओ 2F बटा 2 से 2 घटेगा तो FL बाई A गामा, ये रहा आंसर FL बाई A गामा। आया समझ की नहीं है? डायरेक्ट आंसर। इधर आओ, बताओ F1 की वैल्यू F और F2 की वैल्यू 0, तो F1 की वैल्यू F और F2 की वैल्यू 0, तो क्या होगा? बोल FL बाई 2A गामा। आंसर बता क्या है? FL बाई 2A। समझ आया? बहुत आसान है। क्या करना है? एवरेज ले लेना है, दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब दोनों तरफ कितना फोर्स लग रहा था F और उधर लग रहा था 0, तो F 0, F बाई 2 L बाई A गामा, F बाई 2 L बाई A गामा इज आंसर। इधर लग रहा है F, इधर भी लग रहा है, मतलब F1 भी F और F2 भी F, तो यहां पे रखो F और F, 2F बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, FL बाई A गामा, FL बाई A गामा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो इस तरह के n नंबर ऑफ सवाल होंगे, आप एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हो। और भरोसा कीजिए रिजल्ट बिल्कुल सही है, रिजल्ट आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। मैंने 50 सवाल सॉल्व करके इसको वेरीफाई किया, तब जाके कुछ चीज लिखते। ऐसा नहीं है कि इस 2 इक्वेशन में वेरीफाई कर रहा था तो इस 2 इक्वेशन को एक ही में बनाने के लिए मैंने लिखा है, इस सिर्फ 2 इक्वेशन को बनाने के लिए नहीं लिखा है। 50 सवाल ऐसे आ जाते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कैसे? देखो मान लो एक रॉड लिया मैंने, इधर फोर्स लगा दिया मैंने 4F और इस तरफ फोर्स लगा दिया मैंने 3F। मास M, लेंथ L, एरिया A, ये मॉडुलस है गामा। फाइंड टोटल इलोंगेशन, फाइंड चेंज इन लेंथ, फाइंड चेंज इन लेंथ। बताओ क्या करोगे? आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे? डेल्टा L बराबर 4F, इधर लग रहा है 3F बाई 2 L बाई A गामा। और थोड़ा सा डायमेंशनली भी स्ट्रांग रहो, डायमेंशनली भी रफ्तार में निकालना सीखो। देखो ये होता है गामा का यूनिट होता है यंग मॉडुलस का प्रेशर के बराबर डायमेंशन, प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है? फोर्स। और इधर देखो फोर्स, तो ऐसा मत लिखना जल्दीबाजी में, अब फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं आ रहा तो फॉर्मूला याद नहीं तो गलत लिख लो, अपने आप तुम्हें डायमेंशनली सही दिख जाएगा वो। ऐसा थोड़ी कि मैं ए ऊपर लिख दूंगा, प्रेशर बटा एरिया पता नहीं क्या होता है यार। देखो ऐसे भी देख सकते हो, देखो फोर्स बटा एरिया, प्रेशर और ये रहा नीचे प्रेशर। समझ में आया कि नहीं आया? ये रहा हमारा आंसर 4F + 3F 7 है, तो याद आएगा तेरा 7FL बाई 2A गामा। अब तुम्हें मर्जी है तुम्हारी, इंटीग्रेट करके 10 लाइन सॉल्व करना चाहते हो वो करो, या सीधा एक लाइन में रिजल्ट। समझ आया कि नहीं आया? अब आगे देखो, मान लो ये रॉड लिया, ये रॉड लिया, लेंथ L, एरिया है, यंग मॉडुलस गामा। इधर फोर्स लगा दिया मैंने
4F और पीछे से फोर्स लगा दिया मैंने F। अब सुनना कहानी, इसमें क्या होगा कि आगे फोर्स लग रहा था 4F और पीछे लग रहा था, देखो F1 और F2 की डायरेक्शन अपोजिट थी, तब ये जाके स्ट्रेस ज्यादा डेवलप कर रहा होगा। लेकिन इस तरीके से तो स्ट्रेस कम डेवलप करेगा। मान लो किसी चीज को मैंने आगे धक्का दिया पीछे से और आगे से भी उसको आगे की तरफ खींच लिया, तो इससे बॉडी में तो कम स्ट्रेस डेवलप होगा ना। अरे भाई सीधी सी बात है, मान लो तुम्हें कोई एक आगे खींच रहा हो, पीछे से कोई धक्का दे रहा हो, तुम ऐसे चले जा रहा हो, तो बॉडी में कम स्ट्रेस होगा। और दो लोग मान लो इधर से भी खींच रहा है इधर से भी खींच रहा है, तो ज्यादा स्ट्रेस होगा। इसीलिए स्ट्रेस जब निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को जोड़ते हैं। देखो इधर ये रहा F2 ये रहा F1, जो स्ट्रेस निकालने के लिए F1 + F2/2 किया था, अगर सेम डायरेक्शन में लग जाए तो उसको घटाते हैं। इसमें इलोंगेशन कितना होगा, देखो इसमें इलोंगेशन कितना होगा, इसमें इलोंगेशन होगा डेल्टा L बराबर 4F - F/2 L/A गामा। तो इसमें आंसर आ जाएगा 4F - F 3F 3F/2 L/A गामा इज आंसर। ये आपका जवाब 3F L/2 A गामा। सही किया ना सवाल, एक बार देखिए। F प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, ये लेंथ चेंज इन लेंथ और लेंथ का डायमेंशन सेम होता है, तो डेल्टा L = 3F L/2। एक रफ्तार में सवाल देखो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए दो रॉड को चिपका दिया, दो रॉड को क्या करा, चिपका दिया। ऐसा अटैच है दो रॉड, ऐसा देखो, ऐसा इधर से फोर्स लगा दिया, मान लीजिए इसकी एरिया है 2 है, लेंथ है L, यंग मॉडल से नाम, इसकी लेंथ है 2L, एरिया है यंग मॉडल से काम, इधर फोर्स लगा दिया। फाइंड टोटल इलोंगेशन। दोनों रॉड में मिला के टोटल इलोंगेशन कितना होगा। टोटल इलोंगेशन निकालने के लिए बात समझिए, इधर से फोर्स लगा है और इधर से फोर्स लगा है, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं नेट फोर्स पूछूं तो कितना होगा, 0। मतलब सिस्टम कहां होगा, रेस्ट में, एक्सेलरेट नहीं होगा। तो अगर मैं इसका एक्टिविटी बनाऊं तो यही मानूंगा ना, इस पॉइंट पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा F और इसी पॉइंट पे बड़े वाले पे पीछे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। तभी तो ये देखो, ये वाला जो रॉड है, ये छोटे वाले एरिया वाले रॉड पे F फोर्स आगे की तरफ खींच रहा होगा, जैसे इसको F से आगे खींचा, तो पीछे से कोई तो होगा जो इसको F से पीछे खींच रहा होगा। तो ये रहा, ये वाला रॉड इसको F से पीछे खींच रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये F फोर्स और ये F फोर्स आपको बीच में मानना होगा। अब इस रॉड में इलोंगेशन मान लेते हैं डेल्टा L बराबर डेल्टा L और इस रॉड में मान लेते हैं आप इलोंगेशन डेल्टा L। तो इसका इलोंगेशन अगर आप लिखेंगे तो ये होगा, फोर्स बताइए F पीछे भी और F आगे भी, तो बताओ क्या होगा, 1 + 2F/2। तो F लेंथ बताइए L बटा एरिया बोले क्या है 2A का, ये होगा डेल्टा L। अरे तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम ऐसे देखो ना, डेल्टा L/L इनटू गामा बराबर F/A। तो यही होता है स्ट्रेस बराबर गामा इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड गामा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ऐसा डेल्टा क्या हो जाएगा बेटा, FL, L ऊपर गामा नीचे, A गामा, FL/A गामा। तो बताओ क्या होगा, 2F/2A गामा। और डेल्टा को निकालोगे इसमें, तो इसका भी एक्सटर्नल फोर्स है, स्ट्रेचिंग फोर्स नेट हो जाएगा F और लेंथ है इसका 2L बटा नीचे एरिया क्या है A गामा। अब इसका एलसीएम लोगे तो 2A गामा एलसीएम हो जाएगा बेटा, और ये 2 × 4, तो 4FL, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 5FL। तो ये आ जाएगा आपका नेट इलोंगेशन डेल्टा L = 5FL/2A गामा। ये जो होगा डेल्टा L वो हो जाएगा 5FL/2A गामा। ये आंसर, ये आंसर समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि मान लो कि एक रॉड लिया जिसका लेंथ है, एक रॉड लिया मैंने, टू लेंथ का, एरिया है ये मॉडुलस का, यहां पे फोर्स लगाया 4F, पीछे फोर्स लगाया 3F, पीछे मैंने फोर्स लगाया है 3F, और यहाँ से रॉड के आधे हिस्से पे लेंथ पे यहाँ पे किसी तरीके से मैंने पीछे की तरफ फोर्स लगाया एक और F। मैंने यहाँ पे 4F नहीं लगाया, मैंने आगे तो 4F लगाया है, मिड पॉइंट पे मैंने F और लगा दिया और यहाँ पे मैंने 3F लगाया।
अब बोलोगे सर सॉलिड के अंदर जाकर आपने फोर्स कैसे लगाया? बेटा ये थ्योरेटिकल सवाल है ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा तो उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना पड़ेगा। उसने इमेजिन करके क्वेश्चन बनाया, आपको इमेजिन करके फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मिड पे फोर्स लगा दिया इसने और बोला है फाइंड टोटल इलोंगेशन। अब बताइए इसमें टोटल इलोंगेशन कितना होगा। अब इसके टोटल इलोंगेशन को निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करो। इसके टोटल इलोंगेशन को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो अपन ये काम कर सकते हैं कि इस हिस्से को इस हिस्से को थोड़ा अलग करके देखते हैं। अच्छा, नेट फोर्स अगर मैं पूछूं एक्सटर्नल फोर्स नेट, वो कितना हो जाएगा पूरे बॉडी पे, पूरे सिस्टम पे? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम होगा 0। ऐसे साहब आगे की तरफ फॉरवर्ड फोर्स 4F और पीछे की तरफ 4F, तो नेट फोर्स क्या हो गया 0। अब इस आधे हिस्से का अगर मैं FAD बनाऊं और इस आधे हिस्से का तोड़ के अगर FAD अलग करूं, इसका टोटल इलोंगेशन डेल्टा L1, इसका टोटल इलोंगेशन डेल्टा L2, ये हो जाएगा बेटा डेल्टा, ठीक है ना। अब देखो इसका मैं अगर इलोंगेशन देखूं तो यहां से आगे की तरफ फोर्स लग रहा था 4F और इसमें मैं पीछे फोर्स मान लेता हूं 4F, क्योंकि अगर पूरे बॉडी में नेट फोर्स आगे लग रहा है 4F और पीछे लग रहा है 4F, हाँ पूरी बॉडी पे अगर मैं मान लो पॉइंट तो आगे 4F और पीछे भी 4F, तो नेट फोर्स क्या होगा 0। तो पूरी बॉडी एक्सेलरेट कर नहीं रही है, तो ये हिस्सा भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। देखो इस पूरे बॉडी पे आगे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है 4F, पीछे नेट फोर्स कितना लग रहा है 4F। हालांकि ये 3F और F अलग-अलग पॉइंट पे लग रहा है लेकिन पीछे ही लग रहा है ना, तो नेट फोर्स 0 मतलब सिस्टम की नेट एक्सेलरेशन 0। अगर सिस्टम की नेट एक्सेलरेशन 0 तो ये भी हिस्सा रुका है, ये भी हिस्सा रुका हुआ है। अगर ये हिस्सा रुका हुआ है तो इसमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ फोर्स बराबर होना चाहिए। आगे की तरफ 4F तो पीछे की तरफ क्या होगा 4F। अच्छा, यहां पे कितना लग रहा था 3F, तो कोई बात नहीं 3F लगेगा, तो इसमें ये रेस्ट में रखने के लिए पीछे भी लग रहा हुआ था। अब इसका मैं होल करके देखूं, एक साथ इसको चिपका दूं, तो इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आगे 3F और पीछे 4F, तो नेट फोर्स F पीछे बचेगा। अरे पीछे 4F आगे 3F, तो नेट फोर्स पीछे F बचेगा। देखो नेट फोर्स पीछे F बचा है, नेट फोर्स क्या बचा है यार, ये देखो F बचा है। समझ आया कि नहीं आया? तो बात तो वही रह गया। अब बताओ इसका इलोंगेशन निकालो, तो इसका इलोंगेशन होगा 3F पीछे 3F आगे, तो ये होगा बेटा 3FL बाय A गामा, क्योंकि लेंथ तो L है, एरिया तो क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, चाहे इसको कितने हिस्से में तोड़ दो, क्रॉस सेक्शन और यही रहेगा, लेंथ इसका भी है और इसका भी है, प्लस इसका हो जाएगा 4FL बाय A गामा, आंसर होगा 7FL बाय A गामा, आंसर ये इलोंगेशन है 7FL बाय A गामा। समझ आया? तो ये आपने हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड रॉड में सारे केसेस देख लिए हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करा तो सारे केसेस देख लिए आपने, ठीक है ना। इस पे सेम फोर्स भी लगाया, कंप्रेसिव भी देखा, इलोंगेटिव फोर्स भी देखा, डिफरेंट फोर्स भी लगा के देख लिया, सिस्टम एक्सेलरेट भी कर रहा होगा, उस केस में भी इलोंगेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे दिया। चाहे दोनों एंड पे कितने भी फोर्स लगा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंट रॉड के कॉम्बिनेशन में अगर स्ट्रेस निकालने को बोल दे, स्ट्रेन निकालने को बोल दे, इलोंगेशन निकालने को बोल दे, वो भी निकाल सकते हैं आप। समझ में आ गई ये बात? अब सुनो, एक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो एक रॉड का ही एक सवाल पूछा, लेंथ ऑफ रॉड is L1 at tension T1. Length of rod is L1 at tension T1. T1 टेंशन पे रॉड की लेंथ है and length of rod is L2 at tension T2. Length of rod is L1 at tension T1 and length of rod is L2 at tension T2. Then find original length of rod. रॉड की ओरिजिनल लेंथ कितनी दी हुई है? तो ऐसे ही सवाल हो गया, मान लीजिए एक रॉड है, उसको दोनों एंड से T और T टेंशन पे आप इसको खींच रहे हैं। अगर दोनों तरफ से T और T टेंशन पे खींच रहे हैं तो इसमें जो इलोंगेशन होगा उसका फार्मूला होता है डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाई A गामा। कितनी बार आप सॉल्व कर चुके हैं? स्ट्रेस F बाई A इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा L बाई L। Stress is directly proportional to a strain and proportional constant is gamma. तो F by A is equal to gamma delta L by L। तो यहाँ से डेल्टा L के लिए ये जो फैक्टर है डेल्टा L ऊपर चला जाएगा, गामा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा L ऊपर चला जाएगा और गामा नीचे आ जाएगा, तो FL by A गामा आंसर आ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख पाता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू फिर वही गामा। दूसरी बात मुझे डायमेंशनली भी ये याद है। कैसे? देखो ऊपर फोर्स तो नीचे भी फोर्स आना चाहिए। तो देखो प्रेशर, यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन होता है प्रेशर के बराबर होता है। प्रेशर इनटू एरिया तो आपका फोर्स, ऊपर फोर्स से कैंसिल हो गया, ये लेंथ और लेंथ बराबर हो गया, राइट? तो ये चीजें समझ गया आप बहुत अच्छे से। नेक्स्ट ये डेल्टा है। अब मैं थोड़ा सा स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में इफ स्प्रिंग फोर्स को देखो तो F बराबर kx होता है। स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स में कोई खास फर्क नहीं है। कैसे? स्प्रिंग फोर्स भी तो एक रीस्टोरिंग फोर्स है भाई। ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। और जहां पे x इज द नेट इलोंगेशन, वही है डेल्टा एल, इलोंगेशन ही तो है जिसको x बोल देते हैं। और ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये इलास्टिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स F देखूं तो F बराबर क्या आएगा बेटा? बोलो डेल्टा एल इंटू ए गामा बटा एल। अब सुनना ढंग से, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आप बहुत ज्यादा लिमिट से, इलास्टिक लिमिट से, आप बहुत ज्यादा लिमिट से बाहर नहीं जाते हो, थोड़ा बहुत इलोंगेट करते हो अंडर द इलास्टिक लिमिट, तो एरिया कांस्टेंट होता है। यंग मॉडुलस तो उसकी प्रॉपर्टी और ओरिजिनल लेंथ है, तो इसको आप बोल सकते हो के। तो ये देखो इलास्टिक फोर्स, जो आप रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हो ना, इलास्टिसिटी की जो बिहेवियर आती है उसको इलास्टिक फोर्स इज इक्वल टू बोल सकते हो के इनटू डेल्टा एल। डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, ऐसे इक्वेशन बना सकते हो। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। ये स्प्रिंग के लिए होता है और ये रॉड के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये रॉड। रॉड भी तो एक इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। रॉड को भी अगर इलास्टिक लिमिट में खींच के छोड़ते हो तो अपने पुराने पोजीशन को, ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है, जैसे कि स्प्रिंग करता है। तो स्प्रिंग के केस में जो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, उसी तरीके से रॉड में भी इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, दैट इज इक्वल टू के डेल्टा एल, राइट? अब आ जाता है, ठीक है भाई सर आपने तो बड़ा बढ़िया समझाया, इसको समझा के हम करेंगे क्या? अरे भाई करोगे तो ये आसानी से सॉल्व होगा। रॉड के बड़े से फॉर्मूले, हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज गामा के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली बताओ टेंशन कितना है रॉड में? T1, तो उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ रॉड इज L1, तो ये हो जाएगा K, और उस समय लेंथ है L1 और इनिशियल लेंथ मान लो L0, तो ये डेल्टा L हो गया पहले केस में सीधा। ठीक है, जो समझ आ गया। फिर T2 में क्या लिखोगे? तो देखो टेंशन T2 पे, T2 इलास्टिक फोर्स जब डेवलप हो रहा था उस समय स्प्रिंग कांस्टेंट तो कहीं रहेगा, लेंथ L2 है तो L2 माइनस ओरिजिनल लेंथ ही तो डेल्टा L होगा ना भाई। डेल्टा L क्या होता है? चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो ये बोला है कि लेंथ इज L2, L2 इज अ फाइनल लेंथ, L2 माइनस L0। ये दो आ गया सर। अब दो में क्या पूछा था सर? L0 हमसे पूछा था, तो L0 पूछा था तो बहुत आसान है, इसको डिवाइड कर दो, K से K कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको यहां ले आओ बेटा, तो ये होगा T1 L2 माइनस L0 इज इक्वल टू T2 L1 माइनस L0। समझ आ गया? तो एक बार कांसेप्ट समझाया था। अब डायरेक्टली आप स्प्रिंग फोर्स और इस रॉड इलास्टिक फोर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो देखो बेटा क्या होगा? T1 L2 माइनस T1 L0, और ये होगा बेटा T2 L1। तो ये T2 L1 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं? T1 L2 और इसको उधर ले जाओ तो माइनस T2 L1 इज इक्वल टू ये माइनस वाला टर्म T1 L0 इधर आ जाएगा, तो ये आपका T1 L0 बाहर आ जाएगा, कॉमन बचेगा T1, और यहां से देखो ये L0 है तो ये हो जाएगा T2 माइनस L0, तो ये होगा माइनस T2। तो L0 ओरिजिनल लेंथ आपका आ जाएगा T1 L2 माइनस T2 L1 बटा T1 माइनस T2, ये ठीक है भाई। देखो ये वाला टर्म क्या था तो माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस, लेकिन ये L0 इधर था माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ आप चाहे तो रट सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट आपको काम आ जाएगा, डायरेक्ट यूज हो जाएगा। मान लो किसी एक टेंशन में एक लेंथ दिया हुआ, दूसरे टेंशन में दूसरा लेंथ दिया हुआ, ओरिजिनल लेंथ पूछ रहा है, तो सीधा लिख सकते हो T1 L2 माइनस T2 L1 बटा T1 माइनस T2। या आप जो मैंने आपको पहले समझाया है, बस ये दो फॉर्मूले लिखो और दोनों को डिवाइड कर दो, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल बेटा पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे समझ आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसा ही सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल। देखो इसी तरह के सवाल खूब सारे बनते हैं यहाँ पे। मान लो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि इसी वे कि इफ लेंथ ऑफ रॉड इज 10 meter at tension 8 meter and length is 32 meter
at नहीं सर सॉरी 20 मीटर at tension 32 Newton, then find length of rod at 20 Newton। अब ऐसे सवाल पढ़ के बच्चे थोड़ा पजल्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये अब नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल सवाल दे दिया, इसमें रॉड की कोई प्रॉपर्टी बता ही नहीं और रॉड का वेरिएशन बता दिया कि जब रॉड पे 8 न्यूटन का फोर्स लगा था, रॉड पे 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो उसमें उसका लेंथ था 10 मीटर का। जब रॉड पे 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो उसका लेंथ था 20 मीटर। जब उस पे 20 न्यूटन का टेंशन होगा या उस पे फोर्स लग रहा होगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी? ओरिजिनल लेंथ भी नहीं पूछे, उसकी लेंथ कितनी होगी। लेकिन अगर आपको कांसेप्ट बताओ तो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप वही स्प्रिंग वाला एनर्जी लगा सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू k इनटू डेल्टा x, राइट? तो बताओ फोर्स कितनी है? 8 न्यूटन। इसको लिखेंगे आप 8 इज इक्वल टू k और लेंथ है 10 मीटर, तो इसको लिखेंगे आप 10 माइनस n0। कोई भी छोटा से छोटा फोर्स लगाओगे अगर इलोंगेटिव है तो मतलब इलोंगेटिव फोर्स है, स्ट्रेचिंग फोर्स है, तो लेंथ तो बड़ी होगी, तो माइनस ओरिजिनल है। दूसरा 32 न्यूटन इज इक्वल टू k 20 मीटर, तो 20 माइनस ये आ जाएगा। कितने क्वेश्चन आपके पास? 2। अननोन कितने हैं? 2। सॉल्व हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। लेकिन इस दोनों अननोन में से वो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? 20 न्यूटन पे लेंथ, तो 20 बराबर k इनटू लेंथ l माइनस l। आपको ये वाला लेंथ चाहिए। वही लेंथ निकालने के लिए आपके लिए जो अननोन है वो है k और l। कहां से आएगा? इस दो इक्वेशन से आएगा k और l। कैसे आएगा? डिवाइड कर दो, तो k से k कैंसिल हो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, उससे पहले इसको कैंसिल कर दो 4 से, तो 4 और इसको यहाँ लाओ, बताओ 20 माइनस l नॉट, राइट? ये आ जाएगा इज इक्वल टू 40 माइनस 4 l नॉट, राइट? तो 4 l नॉट यहाँ लाओगे तो 3 l नॉट इज इक्वल टू 40/20, ये 40 और सॉरी ये इधर जाएगा -20, तो l नॉट आ जाएगा आपका 20/3। l नॉट क्या आ गया? 20/3। तो यूजिंग इक्वेशन 1, मान लो इक्वेशन 1 था, ये 2 था, तो यूजिंग इक्वेशन 1 इस इक्वेशन को आप यूज कर लो। इस इक्वेशन को अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे n0 की वैल्यू रख दो, इसको तो n0 की वैल्यू होगी 20/3। हमारा तो 20/3 कोई दिक्कत नहीं है, तो 8 बराबर k 10 माइनस 20/3। अब यहाँ से ढंग से देखो तो 30, देखो ना भाई, ये जब एलसीएम लोगे तो 30 माइनस 20 मतलब 10/3 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 और 10/3 तो मल्टीप्लाई 3/10, ये आ गया आपका k। अब चलिए वापस यहाँ 20 k की वैल्यू बताइए, 24/10, 24/10 और ये होगा आपका l माइनस l नॉट। l नॉट कितना निकाला था? 20/3, ये रख दो आप 20/3। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, आप चिंता मत करो। यहाँ पे देखो ये 200 ये 24 है सबसे पहले, तो 24 को आप 12 लिख सकते हो, इसको 10 लिख सकते हो, अरे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अब इसको आप 6 लिख सकते हो, ये इसको आप 5 लिख सकते हो, ये 50, तो ये होगा 50/6, ये हो गया ना, और इज इक्वल टू l माइनस 20/3। माइनस 20/3 इधर आएगा, तो 25/6 इसको लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। 25/6 प्लस सॉरी 25/3, ये 50/6 तो 25/3 प्लस 20/3 इज इक्वल टू l, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एलसीएम लोगे, 25 और 20 कितना होगा? 45/3 इज इक्वल टू l, तो l बराबर आ जाएगा 50 मीटर डिफरेंस। तो बताइए उसकी जो लेंथ थी 8 न्यूटन टेंशन पे लेंथ था 10 मीटर और 32 न्यूटन टेंशन पे उसका लेंथ था 20 मीटर और 20 न्यूटन टेंशन पे उसका लेंथ होगा 15 मीटर। ये आंसर 15 मीटर। तो ये अगर आप इसको देखा जाए, कैलकुलेशन जो किया है ये मुश्किल है या लेंथी है? थोड़ा लेंथी है, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज भी बहुत मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसका बहुत मुश्किल नहीं होता है। आपको बस ये कांसेप्ट समझ में आ जाए कि ये बराबर k डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म है गामा बाई n वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो f बराबर ये k और ये हो जाएगा आपका x है क्या है? इलोंगेशन। x को लिख सकते हैं आप फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इलोंगेशन। ठीक है ना? तो इस तरीके से इस तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक न्यूमेरिकल एनालिसिस पे बेस्ड फार्मूले पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस पे बेस्ड सवाल पूछते हैं। कैसा सवाल होता है? देखिए, f 2 वायर of same material but
their length is 1:2 and ratio of radius is 2:1, then find elongation under the same elongative force, same stretching force, सेम स्ट्रेचिंग फोर्स, सेम फोर्स मतलब सेम लग रहा है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था स्ट्रेस F/A इज इक्वल टू गामा डेल्टा L/A, असल में ये जो फॉर्मूला है किसी भी सॉलिड पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उस पे ये स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है गामा टाइम्स स्ट्रेस। अब इसमें कितने फिजिकल क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5। अब इस 5 फिजिकल क्वांटिटी पे कितने सवाल बन सकते हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहता है हमारे लिए इनफाइनाइट, बहुत n नंबर ऑफ सवाल बनाए जा सकते हैं। कैसे? सुनिए, यहाँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दो रॉड लिया, दोनों की लेंथ का रेशियो दे दिया, दोनों के यंग मॉडुलस का रेशियो दे दिया, दोनों का एरिया सेम रख दिया और दोनों पे फोर्स का रेशियो पूछ लिया, एलोंगेशन सेम है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? दोनों का लेंथ का रेशियो अलग अलग है, दोनों का लेंथ अलग है, दोनों का यंग मॉडुलस अलग है, लेकिन दोनों का एरिया और एलोंगेशन सेम है। मतलब ये कांस्टेंट हो गया, एरिया और एलोंगेशन दोनों का सेम है, तो फोर्स का रेशियो बताइए दोनों पे कितना कितना लगा होगा। तो यहाँ पे कितने भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं सेम रख सकता हूँ, बाकी चीजों के लिए मैं सवाल बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता था if two wire having ratio of young modulus 2:1, मतलब young modulus को भी अलग अलग ले लेता। जैसे इस दोनों वायर का मैंने लेंथ अलग अलग लिया, एक का लेंथ 1 है तो दूसरे का लेंथ डबल है, यहाँ पे रेशियो एक का 2 है तो दूसरे का रेडियस 1 है। इस तरीके से मैं कितने भी वेरिएबल बेस्ड इस तरीके के सवाल बना सकता हूँ। n नंबर ऑफ सवाल इस तरीके के बन सकते हैं। समझ में आया? बस आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए। कांसेप्ट क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? F/A इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा L/L, जहां पे F क्या है? इलास्टिक फोर्स। वो इलास्टिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो सकता है अगर सिस्टम रेस्ट पे हो तो। A क्या है? एरिया। ये स्ट्रेस डेवलप करता है। ये कौन सा स्ट्रेस डेवलप कर रहा है? नॉर्मल स्ट्रेस। समझ में आया ना? नॉर्मल स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे यंग मॉडुलस है। समझ में आया? यंग मॉडुलस इनटू डेल्टा L/L। यंग मॉडुलस क्या होता है? ये एक मटेरियल की कांस्टेंट होती है जो इसकी इलास्टिसिटी के नेचर को बताता है। जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा, इलास्टिक बिहेवियर उतना ज्यादा होगा। ठीक है बेटा? चलो सवाल करके दिखाता हूं। टू वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब जब ये फोर्स मैं लिखूंगा F/A इज इक्वल टू गामा डेल्टा L/L, तो गामा में हटा देता हूं क्योंकि दोनों मटेरियल के लिए दो बार जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि इलोंगेशन का रेशियो निकालना है तो दोनों का अलग-अलग, but ratio of their length is 1:1, ratio of the radius is इतना, find elongation, ratio of elongation, सीधा elongation लिख दिया था, find, दो वायर है ना तो ratio of elongation ही तो लिखा है या दोनों का अलग-अलग elongation निकालिएगा। सुनिए, तो दोनों का गामा सेम और गामा की पर्टिकुलर कोई वैल्यू भी नहीं थी, दो बार फॉर्मूला लगाऊंगा दोनों में गामा गामा ही रहेगा तो गामा तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अंडर द सेम फोर्स, मतलब फोर्स भी लिखने की जरूरत है, इसको भी हटा दो। चलो बचेगा क्या? बचा तो डेल्टा है, एरिया और लेंथ दिया हुआ है तो डेल्टा L यहां से लिख सकता हूं मैं L बटा पाई R स्क्वायर, तो L बटा R स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट, बाकी सबको k ले लिया ना चलना, तो ये डेल्टा L1 बेटा बटा डेल्टा L2, दोनों में इलोंगेशन का जो रेशियो होगा वो होगा L1 बटा R1 का स्क्वायर गुना L1 बटा R1 का स्क्वायर गुना R2 का स्क्वायर बटा L2। अरे भाई ये L2 यहां रहा ना, डेल्टा L बटा L बटा R स्क्वायर। अब लिख दो, बताओ 1:2 था तो ये लिख दो 1:2, और ये था बेटा 1:2 और एक मिनट L1 है तो 1:1, देखो 1:1 और ये 2 है तो ये L2 और ये होगा 8। तो यहाँ पे ऐसे गलत ले लिया मैंने, ये वाला L1/L2 आपका है 2:1, राइट? L1 और 1:2 ये आपका है 1:2, देखो ना L1/L2 और 1:2 एंड R2/R1 तो नीचे आएगा आपका R1 है ना, तो ये 2/1 का देखो स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होगा आपका 2 और ये होगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर 4, तो इसका रेशियो होगा 1:8। मतलब डेल्टा L1 is 2, डेल्टा L2 का जो रेशियो है 1:8 है। मतलब एक में इलोंगेशन x होगा तो दूसरे में इलोंगेशन 8 टाइम्स होगा, 8 गुना ज्यादा इलोंगेशन। समझ में आ गया ये केस? तो इस तरीके के सवाल जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में थोड़े से पूछे जाते हैं तो इस पे आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। अब चलो आगे सवाल देखते हैं। अब एक मान लो रॉड लिया,
रॉड लिया और मासलेस रॉड, रॉड में खुद का कोई मास नहीं है, मासलेस रॉड, और मासलेस रॉड में असल में कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका मास जो है वो बहुत बहुत कम होगा, जितना मैंने उस पर फोर्स लगाया होगा या जितना एक्सटर्नल वेट उस पर अप्लाई किया होगा उसके कंपेयर में उसका मास बहुत कम होगा। तो देखो एक मैंने ले लिया रॉड, सिंपल सा मासलेस रॉड, मासलेस रॉड, लेंथ L, एरिया A, यंग मॉडुलस गामा, ठीक है ना। ये रॉड का ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये वाला एक कॉर्ड एरिया मत मान लेना, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ये A दिया, इसका लेंथ L, यंग मॉडुलस है गामा। इस पे मैंने एक नीचे m मास का एक वेट अटैच कर दिया, छोटा सा पॉइंट मास m मास का वेट अटैच कर दिया। तो इसमें टोटल इलॉन्गेशन कितना, इसका चेंज इन लेंथ कितना होगा, ठीक है बेटा। लेंथ तो चेंज होगा इलास्टिक बॉडी, तो हर इलास्टिक बॉडी के लिए एक फार्मूला होता है हुक्स लॉ, F वही। आप क्या होगी सर हर सवाल में हुक्स लॉ ही लगा रहे हो। हाँ बेटा एक बार हुक्स लॉ समझ लो, सारे सवाल उसी से होते हैं। इसमें 90% केस में हुक्स लॉ यूज होता है पूरे चैप्टर में। पूरे 3 हुक्स लॉ पढ़ा आपने, 3 अलग-अलग स्ट्रेस और अलग-अलग स्ट्रेन के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। 3 आपने स्ट्रेस पढ़ा है, 3 आपने स्ट्रेन पढ़ा है, उसमें 3 हुक्स लॉ हो गया। और 3 हुक्स लॉ अगर आपको समझ में आ जाए तो 80-90% सवाल इसी से सॉल्व होते हैं। 80-90% सवाल डायरेक्ट इसी से सॉल्व होते हैं। तो बताओ F/A इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा L/A। अब सुनो, अगर ये मासलेस रॉड है तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। आपने पढ़ा है मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। इसमें इक्वल मास कुछ तो है नहीं, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। कितना टेंशन होगा, तो इस पे नीचे लग रहा था mg, और इसे वायर इसको नीचे जाने से रोक रहा था, तो इसमें जो इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा वो होगा mg, ठीक है ना। तो इलास्टिक फोर्स आप लिख लेंगे mg, क्रॉस सेक्शन एरिया A, गामा नीचे आ जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा L। तो ये है इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन mg/L ये का आंसर आ गया भाई। अच्छा कभी-कभी इसमें ऐसा भी पूछ लेते हैं कि मान लो कि एक रॉड लिया, बताता हूं मैं आपको, ये रॉड देखना का ये रॉड, इस रॉड को ऐसे हैंग करते हैं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया 5 kg पे, और यहां पे भी ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया 5 kg। एक वायर इसी का सेम वायर ये ले लिया, अब इस पे भी ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया। बोथ वायर having both wires are identical, मतलब सेम लेंथ, सेम एरिया एंड सेम यूनिट्स। इन दोनों में इलॉन्गेशन का रेशियो बताइए क्या। तो सुनो, यहां पे टेंशन 5 न्यूटन 15 न्यूटन, यहां पे mg कितना हो जाएगा बेटा, m * g 50 न्यूटन। तो हर पॉइंट पे टेंशन 50 50 50 50 50। तो इसमें स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन बटा एरिया, तो इसका इलॉन्गेशन निकल जाएगा 50 न्यूटन की कंपेयर। अच्छा ये रेस्ट में, अगर रेस्ट में है तो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा, क्योंकि 5 kg स्लेट होगा नहीं, तो यहाँ जो टेंशन लग रहा होगा वो भी तो 50 न्यूटन होगा। तो हर जगह पे टेंशन 50 50 50 50 50 न्यूटन होगा, ठीक है ना। तो इलॉन्गेशन दोनों केस में सेम आएगा। तो इस तरह का फोटो बना के कभी-कभी पूछ लेते हैं। तो आंसर होगा, अगर दोनों की लेंथ सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और सेम मटेरियल से वायर बना है, तो इलॉन्गेशन will be same in both case। elongation will be same in both case। दोनों केस में जो इलॉन्गेशन की वैल्यू होगी वो आइडेंटिकल होगी। दोनों केस में इलॉन्गेशन सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। समझ में आ गई ये बात, दोनों केस में इलॉन्गेशन सेम आएगा। अब देखिए आगे सवाल। अगर इस तरीके के सवाल और अलग-अलग वेट लगा दूं मैं, अगर यहाँ पे जो 5 kg हैंग करा था, इसके जगह पे मैं अलग-अलग वेट हैंग करता हूं, डिफरेंट वेट अटैच करता हूं। देखो डिफरेंट वेट अटैच कर देता हूं। लाइक मान लो यहाँ पे मैंने पुल्ली बनाई, यहाँ पे पुल्ली बनाया,
और इस तरफ मैं वेट अटैच कर देता हूँ 10 kg, या फिर मैं वेरिएबल ही ले लेता हूँ m1 और यहाँ पे ले लेता हूँ मास। मासलेस रॉड लेंथ है, टोटल लेंथ जो इसका है वो कितना बेटा L, एरिया इसका A या यंग मॉडुलस का, तो इसमें टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा। ऐसे सवाल पूछते हैं एग्जाम में कि भैया इसके बताइए टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा। तो इसका टोटल इलॉन्गेशन कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे F/A L बटा गामा इज इक्वल टू डेल्टा F। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स या अंदर में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा वो वाला फोर्स, इलास्टिक फोर्स। तो यहाँ पे बेटा लग रहा होगा m1g और यहाँ पे लग रहा होगा m2g। क्या यहाँ पे m1g के बराबर टेंशन होगा, नहीं। क्या इसमें m2g के बराबर टेंशन होगा, नहीं। अगर m1 ज्यादा है तो ये नीचे गिरेगा और ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेट होगा। तो इस वायर में जो टेंशन आएगा, इस वायर में यहाँ पे ये जो आपको क्रॉस सेक्शन वायर दिख रहा है, इस वायर में जो टेंशन की वैल्यू डेवलप होगा यहाँ पे, उस टेंशन की वैल्यू को आप निकालेंगे। तो टेंशन की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, T = 2, आपने एनएलएम में पढ़ा है, T = 2 m1 m2 बटा m1 + m2 × g, ये टेंशन आ जाएगा। उस टेंशन की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो डेल्टा L आपका हो जाएगा 2 m1 m2 बटा m1 + m2 × g। ये तो F की जगह पे रखा है मैंने, ये पूरा का पूरा F की जगह पे रखा है। तो इधर देखो L/A का ये इलॉन्गेशन, ये इलॉन्गेशन समझ में आया कि नहीं है। ये इलॉन्गेशन की वैल्यू आ जाएगी किसमें, इस वायर में, इस वाले वायर, ठीक है ना। ये वायर तो आइडियल लिया होगा, इसमें बारे में बात ही नहीं करेंगे, उसको वायर आइडियल लिया होगा, ठीक है। अब और सवाल देखो, इसमें वेस्ट अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे सवाल है, बूस्टर में भी ऐसे सवाल है। मान लो कि किस तरह का एनएलएम अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक मान लीजिए कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लिया, फ्रिक्शन नहीं μ0 एक m है। वैसे ही फ्रिक्शन अकेला समझ में नहीं आता, सॉलिड में फ्रिक्शन लाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट ये बहुत आसान है। एक m मास का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक, दोनों के बीच में एक रॉड रख दिया, यहाँ पे पुल्ली लगाया और यहाँ पे सेम मास का एक और ऑब्जेक्ट रख के रिलीज कर दिया। यहाँ पे वायर लिया है, ये वायर लिया, वायर massless wire of length L, mass m, क्रॉस सेक्शन दिया है। देन इस वायर में इलॉन्गेशन, फाइंड इलॉन्गेशन इन दिस वायर। इस वायर में इलॉन्गेशन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा है। डेल्टा है बराबर होगा बेटा F/A, ठीक है ना, F/A गामा इंटू। अब यहाँ पे देखो इस F में क्या लेंगे, इसमें जो इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा, इस वाले वायर में जो इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा वो लेंगे। अब इसमें इलास्टिक फोर्स कितना डेवलप, तो इलास्टिक फोर्स डेवलप कितना होगा, तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वही इलास्टिक फोर्स होगी ना बेटा। देखो ये आगे खींचेगा तो ये रॉड इस पे पीछे टेंशन लगाएगा और ये यहाँ पे टेंशन होगा, तो ये जो टेंशन फोर्स आएगा वही इस पे इलास्टिक फोर्स का काम करेगा, ठीक है ना। ये इसको आगे खींच रहा है भाई, तभी तो इलास्टिक फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगेगा, और ये भी नहीं जाना चाहता तो इस पे इलास्टिक फोर्स आगे की तरफ लगेगा। तो नेट इलास्टिक फोर्स यहाँ का टेंशन होगा। टेंशन कैसे निकालेंगे, तो पहले इसे रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन कैसे होगा, तो नेट पुलिंग फोर्स तो ये बस है mg, मेरा नेट मास है m+m+m, इसका कोई मासलेस है नहीं, मास है नहीं, मासलेस वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3m, m से m कटेगा तो g/3 s। तो इसका अगर एक्टिविटी बनाऊं मैं सिर्फ इस वाले, तो आगे की तरफ फोर्स बराबर मास m इनटू एक्सीलरेशन, सारे एक ही एक्सीलरेशन से ये आगे जा रहे थे, ये नीचे गिर रहा था, तो g/3, तो ये आ जाएगा टेंशन mg/3। इस टेंशन पे इलास्टिक फोर्स की जगह पे रख दो यहाँ पे, तो आपका इलॉन्गेशन हो जाएगा, इस वाले वायर में जो इलॉन्गेशन होगा वो होगा mgl/3a का, ये है आपका आंसर mgl/3a का, ये है इस वायर में इतना इलॉन्गेशन। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान था, कोई खास बात। अब अपन बात करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। अब अपन बात करते हैं इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट की वजह से जो इलॉन्गेशन होता है वो अपन निकालते हैं। खुद के वेट की वजह से जो इलॉन्गेशन,
खुद के वेट की वजह से जो इलास्टिक होगा वो देखते हैं। ये देखो मान लो रॉड है, इसका मास है, लेंथ है, एरिया ए, यह मोटर से कम, और यहां पे एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक भी है। चलो ठीक, यहां से 3L/4 डिस्टेंस पे जाके इस पॉइंट पे, कोई पॉइंट मान लिया फाइन टेंशन, ये पॉइंट मान लिया ना, P पॉइंट मान, फाइन टेंशन एट, मान लो सवाल सॉल्व करना है, T पे मुझे टेंशन निकालना है बस, ठीक है ना, या मैं फाइंड स्ट्रेस एट P, इस P पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है, ठीक है ना। तो अब इस P पॉइंट पे स्ट्रेस निकालने के लिए ऊपर से अगर वायर अटैच है तो नीचे तो गिरेगा नहीं गिर रहा, ये रेस्ट में, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ उतना ही टेंशन लग रहा होगा, फोर्स, इलास्टिक फोर्स लग रहा होगा जितना नीचे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे सिस्टम पे लग रहा है। तो अगर इस पूरे सिस्टम का मैं FBD बनाऊं तो इसका मास है पूरे L लेंथ का, देखो L लेंथ का मास m है, तो 1 यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा m/L, और कितने लेंथ का था 3L/4 लेंथ का, तो ये हो जाएगा 3L/4 इनटू g, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे, और इसको ये टेंशन बैलेंस करेगा। यहां पे जो इस पॉइंट पे जो टेंशन ऊपर की तरफ होगा, इलास्टिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये फोर्स यहां पे जितनी बॉडी है इसका FBD बनाएंगे तो ऊपर वाला फोर्स ये T और नीचे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और यहां से आकर मास कितना आएगा, तो L लेंथ का मास है, L लेंथ का मास है, तो 1 यूनिट लेंथ का मास है बाय L, और चाहिए कितना 3L/4 लेंथ पे, यहां से 3L/4 मतलब 3L/4 इनटू g। अब यहां से देखो L से L कैंसिल होगा, तो टेंशन कितना आ जाएगा, 3mg/4 प्लस कैपिटल mg और ये स्मॉल mg, ये आ जाएगा पोटेंशियल। समझ में आया ये बात, ये आ गया पोटेंशियल। अब अगर आपसे स्ट्रेस पूछा है तो फोर्स अपन क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेस होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3mg/4 प्लस स्मॉल mg बटा एरिया, ये आ जाएगा स्ट्रेस, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं, तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन सा चैप्टर का सवाल है, तो आप ईमानदारी से सोच के बताओ, ये जो सवाल मैंने यहाँ पे कराया है ये सच में सॉलिड का सवाल है कि एनएलएम का सवाल? इसमें सॉलिड जैसा तो कुछ नहीं है भाई, स्ट्रेस का फोर्स बटा एरिया करना पड़ा, तो ये सवाल किसका हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा एनएलएम का, खास सॉलिड का सवाल। लेकिन अच्छा इसमें एक बात, यहाँ पे जो टेंशन आया है तो यहाँ पे टेंशन उतना ही होगा नहीं, यहाँ पे टेंशन तो इस मास पर डिपेंड करेगा, यहाँ पे टेंशन इस मास पर डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो इस वाले मास पर डिपेंड करेगा। सही बात है बेटा। तो अब अगर अपन सोचा जाए कि मान लो ये रॉड ले लिया हमने जिसका मास है, लेंथ है, एरिया है, एम मॉडुलस नाम है, सिर्फ एक रॉड ले लिया और उसको वर्टिकली हैंग करा। जब मैंने इसको वर्टिकली हैंग करा तो इसके हर पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा, यहां पे, यहां पे। तो बात सुनना अच्छे से, यहाँ पे टेंशन होगा 0 क्योंकि इसके नीचे कोई मास तो है नहीं, तो इसके नीचे ऊपर फोर्स किसके वायरस करने के लिए लगेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे FBD बनाओगे तो यहाँ पे देखो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे से भी नीचे लगेगा, तो टेंशन कहाँ लगेगा। तो मान लो यहीं पे निकालते हैं, नीचे से बॉटम पॉइंट से T डिस्टेंस पे ऊपर x लेंथ पे ऊपर जाके मान लो यहाँ पे टेंशन अपन निकाले, तो L लेंथ का मास m है, देखो ना एक रॉड है, L लेंथ का इसका मास m है, तो एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/L, तो x लेंथ का मास हो जाएगा आपका m/L into x, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा इस पूरे मास पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे T और सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg और ऊपर टेंशन T, तो आप लिख सकते हैं टेंशन T बराबर m/L x into g, ये आ गया टेंशन। अब ये जो टेंशन है वो बॉटम पॉइंट से जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे तो टेंशन अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग आता जाएगा, हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम नहीं है। तो मान लो इस टेंशन की वजह से अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस देखूं, यहाँ पे स्ट्रेस देखूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो A से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका स्ट्रेस। तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू हो गई m/L A g into x। इसमें स्ट्रेस बताओ, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा mg/L A into x, ये आ जाएगा स्ट्रेस, ये आ जाएगा स्ट्रेस। इस पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू अपने निकाल, ठीक है सर, स्ट्रेस तो अपने निकाल दिया mg/L A into x, आगे स्ट्रेस।
अब जो स्ट्रेस अपन ने यहाँ पे एग्जैक्टली कैलकुलेट करा है, हर पॉइंट को स्ट्रेस तो सेम नहीं है, तो इस x डिस्टेंस पे जाके dx की मोटाई काट लेते हैं, छोटे से मोटाई में, छोटे से dx मोटाई तक। यहाँ पे देखो x में बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज करूंगा तो ज्यादा एक्सचेंज हुआ नहीं, तो यहाँ का टेंशन यही रहेगा। इस छोटे से dx लेंथ में स्ट्रेस इतना काम कर रहा है, उसमें स्ट्रेस इस dx लेंथ में छोटा सा इलॉन्गेशन dl होगा, तो स्ट्रेन लिखूंगा मैं dl इज इक्वल टू mg by la गामा x into dx। बेटा यहां से dl by dx into x लिखा ना, अभी सॉल्व करने से पहले ऐसा सवाल, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये टोटल इलॉन्गेशन dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा l, इस तरफ आ जाएगा बेटा mg by la गामा l स्क्वायर बाय 2, क्योंकि x का लिमिट रखूंगा 0 से l तक, x into dx हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो ये होगा l स्क्वायर बाय 2। अब अच्छे से सुनना, यहाँ पे ढंग से देखा जाए तो l स्क्वायर से l कटेगा तो बेटा ये l आ जाएगा, तो टोटल इलॉन्गेशन जो डेल्टा l आया है वो इलॉन्गेशन आया है आपका mg l बाय 2a का। इसको बिना इंटीग्रेशन के भी जस्टिफाई कर सकते हैं अपन। यहाँ पे इसको ऐसे बता सकते हैं कि रॉड एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, उसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो लेंथ आधा ही लेंगे इसके इलॉन्गेशन के लिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रहा होगा। तो इस केस में जो इलॉन्गेशन आ जाएगा आप देखिए डेल्टा एल, वो ऐसे लिख सकते हैं आप, नेट फोर्स लग रहा है यहाँ पे mg, खुद का पूरा वेट लग रहा है, mg कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं mg बाई 2, या फिर आपका फोर्स नीचे l बाई a गामा, यही आंसर है। देखिए mg l बाई 2a गामा, mg l बाई 2a गामा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, ठीक है ना। प्रूफ मैंने इसलिए करा क्योंकि एक बार आप देख ले कि कैलकुलेशन असल में हुआ कैसे है, अगर कुछ नया सवाल हो तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत ना, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया। वरना यहाँ पे कोई खास बात नहीं है, आप सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करके mg by 2 लिख सकते हो। इसी तरह के सवाल में मान लो कुछ ऐसा सवाल, अभी जो सवाल हमने किया था वही, एक रॉड ले लो, मास m, लेंथ l, गामा यंग मॉडुलस गामा, एरिया है, और इस पे एक छोटा सा स्मॉल यंग मास का अटैच करो, या मान लो कि इसका वेट w1 है और इसका वेट w2 है, वेट ही एरिया से w2, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसके वजह से लगेगा। अब इस रॉड में इलॉन्गेशन बताओ कितना होगा, इस रॉड में इलॉन्गेशन बड़ा आसान है लिखना, बिना किसी इंटीग्रेशन के, बिना किसी झंझट के, जो इलॉन्गेशन होगा वो होगा इसकी वजह से, अगर इसका मास नहीं होता तो ये पूरा अपने वेट इस पॉइंट की वजह से पूरे में टेंशन उताई अप्लाई करता, तो w1 by w2 by 2 by a गामा है, आंसर है, आंसर है। कैसे? तो ये सिर्फ इसके वजह से जो इलॉन्गेशन होगा, मान इसका वेट नहीं है, वेटलेस है, w2 0 है, तो w2 जैसे 0 रखोगे तो w1 l by a गामा, इसके वेट की वजह से तो सब पॉइंट इलॉन्गेशन टेंशन सेम ही होगा, सेम टेंशन होगा तो सेम इलॉन्गेशन होगा, तो हर पॉइंट इलॉन्गेशन सेम है, सेम इलॉन्गेशन हो जाएगा w1 l by a गामा। और अगर ये वेट नहीं लगाता तो ये आंसर आता, अरे mg को w रख दिया तो बताना आंसर क्या होगा, w l by 2a गामा, मतलब l a गामा को अलग रख दो तो w by 2 है, याद देखो l a गामा अलग रख दो w by 2 है, तो इस रॉड का मास हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए हमने इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे मान लिया और इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स मान लिया। तो इसलिए नीचे किसका फैक्टर आ गया, 2 का फैक्टर। समझ में आया? बोलो सर ये काम जो आपने 2 का फैक्टर लगाया है, आपने जो ये सवाल किया था, ऐसा रॉड रख लिया था, यहां तो सेंटर ऑफ मास नहीं दिया था, बस इसके में मास था कहां भाई, ये तो मासलेस था, मासलेस होगा तो हर पॉइंट पे टेंशन इसकी वजह से जो डेवलप होगा हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। तो मासिव रॉड और मासलेस रॉड में ध्यान रखिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये मासिव रॉड भी होता, हॉरिजॉन्टल होता, मान लीजिए मासिव रॉड है m और इधर फोर्स लगा है और इधर फोर्स लगा है, मान लीजिए 2f, इस केस में इलॉन्गेशन लिखना बड़ा आसान है, डेल्टा l इधर f और इधर 2f, क्या हो जाएगा बोल 3fl by 2, लॉजिक समझ में आया, m + 2f 3f by 2 l by a गामा आंसर। बोलो सर इसमें तो मास था, इसमें कुछ नहीं किया, अरे मास को की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से पे तो नहीं लगेगा, तो सर इसमें क्या होगा, इसमें जब वर्टिकल रखा मैंने, जब रॉड को वर्टिकल रखा तो mg भी तो इसी क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसकी वजह से इलॉन्गेशन होगा, लेकिन इस केस में इस मास की वजह से कोई इलॉन्गेशन नहीं होगा। समझ आया ये बात? ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिंग ऑफ रेडियस r, एक रिंग है जिसकी रेडियस r दी हुई is mounted over a wooden desk, एक
वुडन डिस्क है। अब ये जो रेडियस r है रिंग का रेडियस r है एंड वुडन डिस्क का जो रेडियस r है उसमें कैपिटल R ज्यादा है, मतलब ये वुडन डिस्क की रेडियस ज्यादा है ना। इफ यंग मॉडुलस ऑफ रिंग इज गामा, इसका यंग मॉडुलस दिया हुआ है गामा, इसका जो लेंथ होगा रेडियस r है, तो इस रिंग का जो लेंथ होगा वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। इसका जो इनिशियल लेंथ होगा बेटा होगा 2 पाई स्मॉल r, ठीक है ना। और यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है गामा एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज a, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये असल में रिंग है जिसकी ये क्रॉस सेक्शन एरिया दी हुई है बेटा, ठीक है ना। देन टेंशन डेवलप इन रिंग क्या होगा, जब मैं इसको उठा के इसमें सेट करूंगा तो अभी जो इसका टोटल लेंथ बन रहा है वो बन रहा है 2 पाई r, इसका रेडियस सर्कमफ्रेंस, रेडियस r सर्कमफ्रेंस। जब इसमें मैं इसको सेट कर दूंगा ऐसे, इस पे डेस्क के ऊपर सेट कर दूंगा, जैसे आप प्रेशर कुकर का जो रबर होता है उसको सेट करते हो, तो असल में प्रेशर कुकर की जो लेंथ होती है जब उसको आप सेट करते हो तो वो थोड़ा इलोंगेट हो जाता है। अब जो इलोंगेट होने के बाद जो इसका लेंथ बनेगा, फाइनल लेंथ बनेगा, वो होगा 2 पाई इंटू, ठीक है ना। तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, इसमें इलोंगेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल, डेल्टा एल हो जाएगा आपका 2 पाई कैपिटल R माइनस, ये हो गया इसका डेल्टा एल, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रेन कितना हो जाएगा, तो बटा वही डेल्टा एल बटा एल, इनिशियल लेंथ होता है स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटा 2 पाई इनटू स्मॉल r, ये इनिशियल लेंथ। इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो 2 पाई है, तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, तो स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटा स्मॉल r, ठीक है ना। अब आप यूज करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बताइए हमें स्ट्रेस क्या होगा, वही टेंशन T बटा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, देखो इसको बटा क्रॉस सेक्शन एरिया A, और टेंशन T इसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा ना, T टेंशन पे डेवलप हो जाएगा, तो टेंशन इलोंगेटिव फोर्स वो वाला इलास्टिक फोर्स T बटा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटा स्मॉल r, और गामा किधर लगाएंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्ट्रेन, ये देखो डेल्टा एल बाई ए लिखा जाएगा, ठीक है। तो T बराबर क्या हो जाएगा, A गामा कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटा स्मॉल r, ये टेंशन डेवलप होगा, ये आ जाएगा आंसर, ये जितना टेंशन डेवलप होगा ये आपका आ गया, ठीक है ना बेटा। अब ये देखो, ये सवाल देखो, अ रिंग of mass m, radius r, area a, young modulus gamma is rotating with angular speed omega, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है। जब भी कोई चीज ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमेगा तो इसी के फ्रेम में देखोगे तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, हर पॉइंट पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, जिससे थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो इसमें स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच मतलब स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा तो इलोंगेटिव फोर्स, जब जैसे इसमें स्ट्रेन में इलोंगेटिव फोर्स हर तरफ से स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप होगा तो इसमें इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो इसके शेप में चेंज होने को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसमें फोर्स लगा और अंदर से कोई अपोज नहीं होगा, इसमें फोर्स लगा स्ट्रेचिंग और अंदर से कोई अपोज नहीं होगा तो हर तरफ किस तरह चला जाएगा। लेकिन जैसे थोड़ा सा ऐसे से घूमेगा तो हर इसके पॉइंट के इस पॉइंट के अबाउट हर छोटे-छोटे हिस्से में बाहर की तरफ स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा, स्ट्रेचिंग फोर्स थोड़ा स्ट्रेच भी होगा, स्ट्रेच होने की वजह से इसमें जो स्ट्रेन आएगा उसकी वजह से इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इसके लेंथ में चेंज होने को अपोज करेगा। समझ आया कांसेप्ट? अब समझो रेडियस किसका है, तो यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा एज्यूम करता है, बोलो सर ये छोटा सा हिस्सा कहाँ लिया, बेटा विजुअलाइज कर सको, एफईडी ढंग से बना सको, इसलिए छोटा सा हिस्सा को बड़ा इलोंगेट करके दिखा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो एंगल मान लिया मैंने थीटा, यहाँ पे भी मैंने एंगल मान लिया थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत छोटे से स्मॉल सेक्शन में जो टेंजेंट की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा होगा T, और इधर भी टेंजेंट की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा होगा। अगर इसमें लाइन खींच लो तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, ये थीटा तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। इस T का कंपोनेंट बताइए क्या होगा, T cos थीटा। इस T का कंपोनेंट क्या होगा, T cos थीटा। T का कंपोनेंट नीचे क्या होगा, T sin थीटा। इस T का कंपोनेंट नीचे क्या होगा, T sin थीटा। तो नेट अंदर की तरफ T2T sin थीटा लग रहा है। ये ठीक है, इसमें जो टेंशन डेवलप हुआ है, सर इसमें टेंशन कहाँ से लग रहा है, आपने बोला कि बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इसमें थोड़ा स्ट्रेन आएगा, उस स्ट्रेन को अपोज करने के लिए इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा, वो इलास्टिक फोर्स इसमें टेंशन फोर्स डेवलप होगा। अब यहाँ से यहाँ तक मास m, मास इसका कितना है m, इसका डेंसिटी मान लो लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ आ जाएगा। अभी लैम्डा मान लो मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां से यहां तक, क्योंकि रिंग है बेटा, रिंग सिलेंडर नहीं है, रिंग है, तो मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन होगा। यहां से तक टोटल लेंथ कितना होगा, रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो ये आपने r थीटा और r थीटा, तो 2r थीटा।
तो 2r थीटा पर टोटल मास जो होगा वो होगा 2r थीटा, इसका लेंथ हो गया भाई, ये r लेंथ r थीटा 2r थीटा टोटल लेंथ इनटू इसका डेंसिटी, टोटल इसका मास हो जाएगा m इनटू ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर r भी तो लिखोगे ना, m ओमेगा स्क्वायर। देखो ये क्या है, डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा टोटल मास डेंसिटी इनटू लेंथ, क्या हुआ टोटल मास, तो m ओमेगा स्क्वायर r, ये हो जाएगा बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2t sin थीटा, 2t sin थीटा। मैंने बोला था कि थीटा बहुत स्मॉल सेक्शन एज्यूम करा है, तो sin थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये थीटा से बेटा ये कैंसिल हो, समझ आ गया, ये थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा ये 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो इधर क्या बचेगा टेंशन, इसमें टेंशन बच जाएगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, देखो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा इसमें टेंशन। अगर आपसे इसमें कुछ स्ट्रेस पूछा जाता है तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बोलो कितना आ गया लैम्डा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें पाई r स्क्वायर एरिया नहीं लेंगे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इस रिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो a से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें जो इसके ओमेगा जैसे मैं घुमाऊंगा तो एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेचिंग फोर्स की वजह से जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस हो जाएगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई a, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई a, समझ आ गया बेटा। एक छोटा सा कांसेप्ट और देखो यहाँ पे, मान लो ऐसे कि अगर मैं एक रॉड लेता हूँ मासलेस रॉड, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ रॉड कैसा ले रहा हूँ, मासलेस रॉड, मान लो रॉड लेता हूँ मासलेस रॉड, लेंथ है एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला ए ह्यूमोलस का, यहाँ पे एक स्मॉल मास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको ओमेगा स्पीड से घुमाना, देन फाइंड इलोंगेशन या स्ट्रेन इन रॉड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल। अब सुनो ये मासलेस रॉड, मतलब इसके घूमने की वजह से मासलेस रॉड में इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इस पे फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर, ये जो लेंथ है m ओमेगा स्क्वायर r होता है ना रेडियस, तो रेडियस इसका लेंथ हो जाएगा, इस पे इतना फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसी पे एफबीटी बैठ के बना होगा, इतना ही इसको बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो रेस्ट में रहने के लिए इतना ही टेंशन फोर्स इसमें डेवलप होगा, ठीक है ना, इसमें टेंशन फोर्स इतना ही डेवलप होगा, इस टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई m ओमेगा स्क्वायर। अगर आपने स्ट्रेस, आपसे स्ट्रेस पूछता है तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स m ओमेगा स्क्वायर l बाई a, ये हो जाएगा इसमें स्ट्रेस, ठीक है ना। अगर आपको इसमें इलोंगेशन निकालना, इलोंगेशन क्या होगा, स्ट्रेस डेल्टा l बाई l इज इक्वल टू f बाई a का, तो इलोंगेशन डेल्टा l बराबर हो जाएगा, देखिए फोर्स m ओमेगा स्क्वायर, ये रहा फोर्स इनटू l बाई a इनटू, ये हो जाएगा इलोंगेशन डेल्टा l बराबर m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई a, इसमें ये इलोंगेशन हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई a का, देखिए m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई a का, इस रॉड में जो नेट इलोंगेशन आएगा वो ये आएगा, इस रॉड में जो नेट स्ट्रेन आएगा वो डेल्टा l बाई, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब अपन पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में यंग मॉडल्स, दो रॉड को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक रॉड की यंग मॉडुलस है गामा 1, दूसरे रॉड की यंग मॉडुलस है गामा 2, तो इफेक्टिव यंग मॉडुलस क्या होगा ये कंसेप्ट देखेंगे। दो रॉड को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, एक की यंग मॉडुलस है गामा 1, दूसरे की यंग मॉडुलस है गामा 2, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस क्या होगा, ठीक है, ये समझेंगे आप।